Hi students, yesterday we learned about how do metals and non-metal react. So first we do the quick review about yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्शन शो करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मेटल्स क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टिविटी शो करेंगे। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके, जिसको हमने सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र के साथ हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, एक केटाइन बन जाता है, दूसरे के ऊपर क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज एनाइन बनता है। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट चार्ज होने के कारण इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसकी वजह से जो ऑपोजिट चार्ज आयन क्या हो जाते हैं, मिलके कंपाउंड बना देते हैं। और उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड का ज़्यादातर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बिकॉज इनमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी इन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बिकॉज दोनों किस नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। दोनों में चार्ज सेपरेशन होने की वजह से दोनों की क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड जब अपनी मोल्टन स्टेट में होते हैं या एक्व स्टेट में होते हैं, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, बिकॉज तब उनके आयन क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। बट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब अपनी सॉलिड स्टेट में होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज तब आयंस की मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज अक्रेंस ऑफ मेटल्स, के मेटल हमें कहाँ से मिलते हैं। जैसे अर्थ क्रस्ट, धरती की गहराई सबसे बड़ा सोर्स है जहाँ से हमें मेटल्स मिलते हैं। इसके अलावा समुंदर का पानी है, उसमें भी काफ़ी सारे सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनमें भी हमें क्या मिलता है, मेटल्स मिलते हैं, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम मिलते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो एलिमेंट और कंपाउंड वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं धरती के गहराई में, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। और कई जगह पे जो मिनरल्स होते हैं उनमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मेटल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। और उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इन ओर से हम मेटल की एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि मेटल को हमने अरेंज करा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अगर हमें मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में पता हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मेटल को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसकी ओर से। जैसे कुछ मेटल्स आ गए हमारे पास धरती की गहराई में पाई जाती है फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। कंपाउंड की फॉर्म में मीन्स वो किसी के साथ क्या होते हैं, ज्वाइंट फॉर्म में होते हैं, किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे जो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी कम होगी वो हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज वो किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। और जो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाई है या फिर मिडल रिएक्टिविटी है, मीन्स उनकी ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा हाई है, वो भी किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, कंपाउंड की स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट मेटल्स, जो मेटल हमारे पास बॉटम में पाए जाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल नीचे मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे हो गए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वो ज़्यादातर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लेस होती है। वो किसी के साथ रिएक्शन ना शो करने की वजह से वो हमें फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जो धरती की गहराई में मेटल्स मिलते हैं वो ज़्यादातर हमारे से कंपाउंड कौन से होंगे, या तो ऑक्साइड की फॉर्म में उसका कंपाउंड होता है, या सल्फाइड की फॉर्म में कंपाउंड होता है, या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में उनका कंपाउंड पाया जाता है। जनरली ओर्स ज़्यादातर हमें किस फॉर्म में मिलती है, मेटल के ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्टिविटी दी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, जो सबसे टॉप वाले हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे एग्जिस्ट करते हैं, और ये वो वाले मेटल्स हैं जो मिडल में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी रिएक्टिविटी ना ज़्यादा हाई होती है और ना ज़्यादा क्या होती है, लो होती है। और जो लास्ट वाले हैं इनकी रिएक्टिविटी सबसे क्या होती है, कम होती है।
तो इसके हम फर्दर फ्लो चार्ट से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे और हमारे पास हो जिसमें हमारे पास मेटल क्या हो, हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है, इसमें से हम करंट पास कराते हैं जब और किस स्टेट में होती है, अपनी मोल्टन स्टेट में होती है, पिघली हुई और होती है, तो उसे हम करंट पास करवा के क्या कर लेते हैं, प्योर मेटल की एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर और में हमारे पास मेटल प्रेजेंट हो मीडियम रिएक्टिविटी वाला, ना ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी ना ज़्यादा लो रिएक्टिविटी वाला मेटल प्रेजेंट हो हमारे पास, तो वो मेटल होते हैं ज़्यादातर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर सल्फाइड की और की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उसके लिए हम कैल्सिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। अगर सल्फाइड की ओर में प्रेजेंट हो गए तो उसके लिए हम रोस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे। कैल्सिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास, कि उसको हम हीटिंग करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की एब्सेंस में उसको हम हीट करेंगे ताकि उसमें से क्या हो सके, जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है, वॉलेटाइल का मतलब क्या है, जिसके वेपर बन जाते हैं, जो भाप बन के इवेपोरेट हो जाती हैं। और रोस्टिंग मेथड क्या होता है, रोस्टिंग मेथड में हम हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे और को, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो सके। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर गैस की फॉर्म में इवेपोरेट हो सके। जो रोस्टिंग मेथड है ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं, हम सल्फाइड की ओर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद क्या होता है, मेटल है वो किसकी फॉर्म में आ जाता है, ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है। उस ऑक्साइड को फर्दर क्या करते हैं, रिडक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे रिडक्शन मेथड हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, रिडक्शन क्या होता है हमारे पास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हम मेटल से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं रिडक्शन मेथड के थ्रू, और हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, मेटल की प्योरिफिकेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास मेटल हो लो रिएक्टिविटी का, और में मेटल लो रिएक्टिविटी का प्रेजेंट हो, तो वो ज़्यादातर और हमारे पास सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। सल्फाइड की फॉर्म में अभी हमने पीछे पढ़ा कि हम क्या यूज़ करेंगे, रोस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे। रोस्टिंग मेथड से हमें मेटल मिल जाता है, उस मेटल की फर्दर आगे हम क्या कर लेते हैं, रिफाइनिंग कर लेते हैं। नाउ वी कम टू आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का क्या मतलब है, कि ओर्स जो हम धरती की गहराई से माइनिंग करके निकालते हैं उसमें ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे सॉइल पाई जाती है, सैंड पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, गैंज बोलते हैं। सो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, जब हम मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, जो गैंज प्रेजेंट है ओर में, या फिर और किस नेचर की है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। उन मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जिन मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, कम होती है। तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो मेटल जिनकी एक्टिविटी कम होती है सीरीज में, वो ज़्यादातर तो अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अगर वो पाए भी जाते हैं तो ज़्यादातर ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। उन ऑक्साइड को हम सिंपल हीटिंग करके क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जिसकी हमने एग्जाम्पल ले ली, जा तो हमारे पास वो सल्फाइड की फॉर्म में होंगे या ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे। सल्फाइड को हम सिंपल हीटिंग करेंगे, एयर की प्रेजेंट में रोस्टिंग मेथड के यूज़ करेंगे, तो रोस्टिंग मेथड से सल्फाइड की फॉर्म की फॉर्म में आ जाएगी, ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगी। हमारे पास मरकरी का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के इवेपोरेट हो जाती है। नेक्स्ट, जो ऑक्साइड हमारे पास मिलेगा मरकरी का, उस ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। हीटिंग करके हमारे पास ऑक्सीजन गैस बन के निकल जाती है, और पीछे क्या बचता है, प्योर मरकरी बचता है। सिमिलरली ऐसे अगर हम और ले लें, कॉपर सल्फाइड की ओर ले लें, कॉपर सल्फाइड को हम जैसे पीछे पढ़ा है कि सल्फाइड की ओर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। रोस्टिंग मेथड में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, कॉपर के ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा। साथ में क्या मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। उस कॉपर ऑक्साइड को फर्दर हम क्या किसके साथ रिएक्शन शो कराएंगे, कॉपर सल्फाइड के साथ दोबारा रिएक्शन शो करवाएंगे, और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करके हमारे पास प्योर कॉपर मेटल मिल जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। वो मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में मिडल में लाई करते हैं, सेंटर में लाई करते हैं, उन मेटल की एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। मेटल्स जो मिडल में लाई करेंगे एक्टिविटी सीरीज में, जैसे हो गए आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव का मीन्स क्या है यहाँ पे,
कि ना तो उनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, ना ज़्यादा क्या होती है, लो होती है। ज़्यादातर वो मेटल्स हमारे पास या तो सल्फाइड की ओर में प्रेजेंट होते हैं या फिर कार्बोनेट की ओर में प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, सल्फाइड और कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना इजी होता है एज कंपैरिजन टू सल्फाइड और कार्बोनेट के। सो सल्फाइड के लिए हम जैसे पढ़ा कि रोस्टिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे, और कार्बोनेट के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। रोस्टिंग में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास सल्फाइड की ओर है, सल्फाइड को हम किसके साथ करेंगे, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। एयर की प्रेजेंस में हीट करके वो किस फॉर्म में आ जाता है, ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के इवॉल्व हो जाती है। ऐसी कैल्सिनेशन प्रोसेस में हमने जैसे जिंक का कार्बोनेट ले लिया, कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, सिंपल हीटिंग करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर के कारण हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करा है। तो जिंक के कार्बोनेट को हम हीट करेंगे एयर की एब्सेंस में, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक का ऑक्साइड आ जाएगा, और साथ में क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ऐसी जो हमारे पास अब ऑक्साइड आ गए हैं, इन ऑक्साइड को फर्दर हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कैसे, सिंपल रिड्यूसिंग, किसी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करके, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया कार्बन, कार्बन को यूज़ करके हम उनकी रिडक्शन करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरे को रिड्यूस करना, खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऐसे कार्बन जब जिंक के साथ रिएक्शन शो करता है तो जिंक को रिड्यूस कर देगा, जिंक से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, और खुद ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और जिंक को ऑक्साइड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया जिंक में। यहाँ से हमें प्योर जिंक मेटल है जो ऑब्टेन हो जाता है। और कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन रिड्यूसिंग एजेंट की जगह पे हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को मेटल के में कन्वर्ट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज़ कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे होगी हमारे पास कि हाईली रिएक्टिव मेटल को ऑक्साइड के साथ क्या कर देंगे, रिएक्शन शो करा देंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल्स अल्मीनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब रिएक्टिविटी टेबल में हमारे पास टॉप में लाई करते हैं। दैट मीन्स इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। इनको भी हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीज का ऑक्साइड है। मैग्नीज के ऑक्साइड को हमने एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन शो करा, तो एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी मैग्नीज से क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण मैग्नीज क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, और एल्युमिनियम आके उसकी जगह लेके एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है। साथ में मैग्नीज प्योर फॉर्म में हमारे पास मिल जाता है, और क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी। नेक्स्ट है रिएक्शन जब आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ करवाते हैं। जब आयरन के ऑक्साइड की रिएक्शन हम करवाएंगे एल्युमिनियम के साथ, इसको हम यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को, जैसे रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट होता है, जो लोहे की मशीन के पार्ट क्रैक होते हुए होते हैं, उनके लिए ये रिएक्शन हम यूज़ करेंगे। इस रिएक्शन को हम इसी वजह से थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं। बिकॉज जब आयरन के ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है, जिसके कारण एल्युमिनियम क्या कर देगा, आयरन को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस करके खुद का ऑक्साइड बना लेता है, Al2O3, और साथ में हमारे पास प्योर क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, और साथ में क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व होने के कारण इस रिएक्शन को क्या हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण जो हीट इवॉल्व हुई है वो क्या करेगी, जो हमें मेटल मिलता है वो हमें मेल्टेड फॉर्म में मिलता है, पिघला हुआ मेटल मिलता है, जिसके कारण जो क्रैक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।